Assalamu alaikum. Welcome to CS 311 Analysis of Algorithms, Department of Computer Science, UIT Lahore. The topic of today's lecture is Optimal Binary Search Tree. अभी तक हमने जिन टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया है थ्रू द डिज़ाइन टेक्निक ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, उनमें LCS है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, रॉड कटिंग प्रॉब्लम। इसी तरह से आज हम ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। इसके डायनामिक्स को देखते हुए इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए जो सबसे पहला क्वेश्चन जहन में आता है वह है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। इस स्टेज पे आप सब स्टूडेंट्स को बाइनरी सर्च ट्री का आइडिया होगा, लेकिन हम यहाँ पे हल्का सा इसको रिकैप करेंगे। बाइनरी सर्च ट्री की हर नोड के दो चाइल्ड होते हैं, मैक्सिमम दो चाइल्ड है, एक चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन एट मोस्ट हर नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं। जितनी भी नोड्स हैं उन्हें की कहते हैं। की एक ऐसी वैल्यू है जिसे आप इस ट्री में से सर्च कर सकते हैं। जो ट्री की हाइट है वो log n है, क्योंकि हर नोड की मैक्सिमम 2 चाइल्ड हैं, तो जो हाइट है वो आपकी log n log बेस 2 n के बराबर होगी। जो सर्च टाइम है, जो मैक्सिमम सर्च टाइम इस ट्री पे आप लगा सकते हैं, वो उस एलिमेंट पे होगा जो एलिमेंट या तो लीफ नोड पे होगा या इस ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता होगा। उसमें बिगो h+1, बिगो h जो है वो ट्री की हाइट है जो log n के बराबर है। जो एलिमेंट्स रूट नोड के ज्यादा करीब होंगे और उनको सर्च करने में कम टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जो रूट नोड से ज्यादा दूर होंगे उन्हें सर्च करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे कीज जो बाइनरी सर्च ट्री में मौजूद नहीं होती उन्हें हम डमी कीज कहते हैं। That is, these are the keys. When you search these elements in the tree, you end up with the message that your key cannot be found. So these are the dummy keys. Let's say we form the binary search tree for the dictionary to translate from English to French. Some words in the data are more frequent and some words are less frequent. We want that the search time should be less on more frequent words. जैसा कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि वर्ड मून रूट के काफ़ी करीब है, द वर्ड दिस रूट से काफ़ी अवे है, लेकिन जो वर्ड दिस है वो हमारे डाटा में ज़्यादा दफ़ा मौजूद है, जो वर्ड मून है हमारे डाटा में कम दफ़ा मौजूद है। दिस वर्ड को सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वी वांट दिस वर्ड शुड बी nearest to the root element. So many trees are possible for the optimal binary search tree. When you have multiple options for calculation of the cost of these binary search tree, it will take exponential time. I will take the example of 5 words: 1, 2, 3, 4, 5. So सबसे पहले फर्स्ट वर्ड को, जो सबसे पहला वर्ड है, हम उसे रूट नोड बनाएंगे, उसके हिसाब से ट्री बनाएंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ, फिर 5, और इन ट्रीज के अंदर मजीद सब ट्रीज भी बनते जाएंगे। इसके बाद आपके जितने भी ट्रीज बनेंगे वो एक्सपोनेंशियल बनते जाएंगे। जैसे ही आप मजीद इसमें नोड्स या मजीद वर्ड्स ऐड करेंगे, आपके ट्रीज भी एक्सपोनेंशियल बढ़ेंगे। जैसे ही आपके ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज एक्सपोनेंशियल होंगे, सो इनके ऊपर कॉस्ट कैलकुलेशन भी एक्सपोनेंशियल होती जाएगी। Let's formalize the problem. The goal is to find a tree in which search cost is minimized. All of us know that the DP is applied where the optimization problems are there, in which we have to maximize the profit or minimize the cost. Let's have a problem जिसमें हमारे पास
तीन कीज हैं, तीन नोड्स हैं जिन्हें हम अपने ट्री में से सर्च करना चाहते हैं, 10, 15 एंड 20। सो हमने अपने डाटा को एनालाइज किया, हमें पता चला कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो 10 की प्रोबेबिलिटी 30%, 0.3, 15% 15 की और 20 की 10%। लेकिन ऐसे वर्ड्स जो 10 से पहले आते हैं, 10 से पहले 0 से लेके 9 तक, उनकी प्रोबेबिलिटी 0.05। ऐसे वर्ड्स जो 10 और 15 के दरमियान में आते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 0.15। जो वर्ड्स 15 और 20 के दरमियान में आते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 0.2। और 15 और 20 के दरमियान में आने वाले वर्ड्स 5% है। तो जब भी हम सर्च करेंगे तो हमारे पास डमी कीज भी होंगी। हमने पहले भी देखा था कि जो कीज हम फाइंड नहीं कर सकते, जिन कीज को हम सर्च करते हैं वो ट्री में नहीं होती, उनको डमी कीज कहते हैं। और जो हमारे ट्री में मौजूद होती हैं कीज, उनको नोड्स या की भी आप कह सकते हैं। Multiple binary search trees are possible in which each key is a root. 10 can be the root, 15 can be the root, and the key 20 can be the root. हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास कितने ट्रीज बनते हैं। सबसे पहले 10 को एज अ रूट नोड सेलेक्ट करते हैं। 10 को रूट नोड सेलेक्ट करने के बाद हम अपना बाइनरी ट्री बनाएंगे। सो 15 10 से बड़ा है, राइट साइड पे आएगा, और 20 15 से बड़ा है, वो भी उसके राइट साइड पे आएगा। लेकिन डमी कीज कहाँ पे जाएंगी? जो 10 से छोटे वर्ड्स हैं वो D0, जो 10 और 15 के दरमियान में है, 15 से छोटे वर्ड्स हैं वो D1, जो 20 से छोटे वर्ड्स हैं वो D2, और इसी तरह से D3 हम उसे कहेंगे जो 20 से बड़े वर्ड्स या बड़े डिजिट्स या बड़े नंबर्स होंगे। जो सेकंड ट्री है, 10 को रूट नोड रखते हुए हम 20 को भी इस जगह पे रख सकते हैं। सो लेट्स सी, 10 के बाद हमने जो सेकंड नोड रखा वो 20 रखा, 15 20 से छोटा था, उसके लेफ्ट साइड पे है। इसी तरह से बाकी भी जो डमी कीज हैं उसके हिसाब से एडजस्ट हो गई। अब सेकंड स्टेप पे हम 15 को रूट नोड सेलेक्ट करते हैं। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ट्री बनता है, जिसमें 10 जो है वो 15 के लेफ्ट साइड पे और 20 जो है उसके राइट साइड पे, और जो बाकी डमी कीज हैं उस हिसाब से हमें एडजस्ट करनी होगी। जो 10 से छोटे वर्ड्स हैं D0, वो 10 से लेफ्ट साइड पे, जो 10 और 15 के दरमियान में नंबर्स या डिजिट्स हैं वो 10 के राइट साइड पे आएंगे। इसी तरह से D2 और D3। 20 को रूट नोड सेलेक्ट करने के केस में भी हमारे पास दो ट्रीज बनते हैं। जो पहला ट्री है वो 20 के लेफ्ट साइड पे जो सब ट्री बनता है उसमें 10 एज अ रूट बनेगा, और 20 के केस में जो सब ट्री बनेगा 20 के लेफ्ट साइड पे उसमें 15 एज अ रूट नोड है। सो हमने ये देखा कि हमारे पास जब 3 कीज हैं उस केस में हमारे पास 5 ट्रीज बने हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ कीज बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपके ट्रीज बढ़ते जाएंगे। जितने भी अभी तक हमने ट्रीज बनाए हैं उनकी 1 बाय 1 कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं। सो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में कीज आएंगी 10, 20 और 15, और बाकी 4 डमी कीज है हमारे पास, उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। उनका लेवल ट्री से हमें पता लगेगा। 10 रूट नोड पे है, इसका लेवल 0 होगा। जो D0 और 15 है वो लेवल 1 पे है। इसी तरह से 20 और D1 लेवल 2 पे है, D2 और D3 लेवल 3 पे है। इनकी जो कॉस्ट है उसके कैलकुलेशन का फार्मूला इस तरह से है कि अगर आपके पास जो भी लेवल होगा आप उसमें +1 ऐड करेंगे।
लेवल 1 है यहाँ पे 2 आएगा, लेवल 2 है यहाँ पे 3 आएगा, लेवल 1 है यहाँ पे 2 आएगा। इसी तरह से आप जितनी भी वैल्यूज आपके पास आएंगी उनको सम करने पे T1 की जो कॉस्ट है जिसमें 10 एज अ रूट नोड है उसकी कॉस्ट 2.45 निकलती है। इसी तरह से नेक्स्ट ट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे लेवल उसका जो ट्री में है किसी भी नोड का वो दिया गया है। 10 जो है वो इस केस में लेवल 1 पे है, 15 लेवल 0 पे, 20 लेवल 1 पे, और बाकी जितनी भी डमी कीज हैं वो लेवल 2 पे हैं। कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 2.3 कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से T5 की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं जिसमें 20 एज अ रूट नोड है। लेवल वाइज डिटेल्स उनकी मौजूद हैं। कॉस्ट कैलकुलेशन फार्मूला आपको पता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लेवल प्लस 1। तो जैसे ही आप कॉस्ट कैलकुलेट करके इनको सम अप करेंगे आपके पास कॉस्ट 2.85 आ जाएगी। हम सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी जब भी मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जो पी आई है वो कीज की प्रोबेबिलिटी है, क्यू आई डमी कीज की प्रोबेबिलिटी है। इन सबको मिला के आंसर आपका 1 आना चाहिए। जो सर्च कॉस्ट है ट्री के अंदर उसी तरह से है कि डेप्थ ऑफ डेड की इन द ट्री प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। ये कीज के लिए भी होगा और डमी कीज के लिए भी। इन सबको सम करने पे जो आपके पास आंसर आएगा वो आपकी ट्री में कॉस्ट होगी। So we are going to analyze this problem through the design technique of dynamic programming. Let's see the design recipe of DP. The first point, the first step in the design recipe of DP is to characterize the structure of an optimal solution. Second, recursively define the value of optimal solution. Third, compute the value of optimal solution. And the fourth step is construct the optimal solution from the computed information from the last step. जो लास्ट स्लाइड में हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग की डिजाइन रेसिपी को देखा है, अब उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। जो सबसे पहला स्टेप है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का एक स्ट्रक्चर बनाना है, अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मलाइज करना है ताकि उसे सॉल्व किया जा सके। कोई टर्मिनोलॉजीज आपने डिफाइन करनी है, कोई आपने नोटेशंस डिफाइन करने हैं। So we have n keys from I up to kj, and we have dummy keys ti minus 1 up to dj. So we have n keys and n plus 1 dummy keys. जो कीज हमारे पास ki से kj तक है उनमें से km को हम एज रूट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। km को एज रूट एलिमेंट पिक करने के बाद हमारे पास दो सब प्रॉब्लम्स बनती हैं, लेफ्ट और राइट सब प्रॉब्लम। लेफ्ट प्रॉब्लम में रूट एलिमेंट के रूट एलिमेंट से जो पहले एलिमेंट है वो आ जाएंगे, और जो राइट सब प्रॉब्लम है उसमें रूट एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो इंडेक्स बनेगा लेफ्ट सब प्रॉब्लम में कि आई से लेके m माइनस 1 होगा, और राइट सब प्रॉब्लम में m प्लस 1 से j तक होगा। अगर आपने सबसे पहला एलिमेंट एज रूट एलिमेंट सेलेक्ट किया है तो आपके लेफ्ट सब ट्री में सिर्फ एक की होगी जो डमी की होगी डी आई माइनस 1। इसी तरह से अगर आपने लास्ट एलिमेंट को रूट एलिमेंट सेलेक्ट किया है तो आपके पास राइट सब ट्री में सिर्फ एक डमी की होगी जिसे आप डी जे कह सकते हैं। जो डायनामिक प्रोग्रामिंग की डिजाइन रेसिपी का सेकंड स्टेप है उसमें आपने एक रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना है। So we have total cost ei comma j. So we have keys from I to j. The associated cost is ei comma j. The two subproblems will have the cost ei comma m minus 1 and em plus 1 to j. So हमारे पास दो सब प्रॉब्लम्स आ गई हैं। So अगर हमने अपनी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें इन दोनों का सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो इस रिकर्सिव इक्वेशन को डिफाइन करते हुए एक हमें टर्मिनोलॉजी चाहिए, दैट इज डब्ल्यू आई कॉमा जे।
wi comma j is the sum of frequencies from keys I minus 1 up to j. So it will include the keys and dummy keys as well. अगर एक सब ट्री को इस सब ट्री को आपने सॉल्व किया है और आपने इस मेन ट्री का नोड बना दिया है या इसका सब ट्री बना दिया है, तो इसकी कॉस्ट wi, j से इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को समझने के लिए हम अगली स्लाइड में एग्जांपल से इस स्लाइड को देखेंगे। We have a small tree which contain 2 keys and 3 dummy keys 15, 20, D1, D2 and D3. We know the frequencies of all the keys. Let's calculate the cost of this tree. We know the cost calculation formula, frequency multiplied by level plus 1. So इस ट्री से हमें जितनी भी नोड्स हैं उनका लेवल पता लगेगा कि वो इस ट्री में उसकी डेप्थ क्या है। 20 और D1 लेवल 1 पे है, D2 और D3 लेवल 2 पे है। सो जब हम कॉस्ट कैलकुलेट इसकी करेंगे तो टोटल कॉस्ट 1.4 निकल आएगी। उसके बाद हमारे पास जो एक सब ट्री और बनता है, उसमें सिर्फ एक डमी की है जिसका नाम डी नॉट है। हमें डी नॉट की फ्रीक्वेंसी का भी पता है। जब हम एक ट्री बनाते हैं, 10 को ऐसा रूट एलिमेंट सेलेक्ट किया है, तो हमारे पास 2 सब ट्रीज बनेंगे। दोनों की कॉस्ट हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। टोटल ट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक रिकर्सिव फार्मूला है ई आई कोमा एम माइनस 1 ई एम प्लस 1 कोमा जे, और पी एम जो है वो आपका रूट एलिमेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। सो हमने लास्ट स्लाइड में ये बात की थी कि जब भी किसी सब ट्री को आप मेन ट्री का सब ट्री बना देते हैं तो उसकी कॉस्ट डब्ल्यू आई कोमा जे या डब्ल्यू एम कोमा एम माइनस 1 से इंक्रीज करेगी। सो अगर हम इस केस पे देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट सब ट्री है डी नॉट, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.05 है, और जो इसकी टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं, इसके अंदर जितनी भी कीज हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज 0.05 है। पीएम जो हमारे पास रूट एलिमेंट है उसकी कॉस्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है ई एम प्लस 1 कोमा जे, राइट सब ट्री की कॉस्ट है जो अभी हमने कैलकुलेट की 1.4। हमने ये भी बात की थी डब्ल्यू एम प्लस 1 कोमा जे इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम होगा, डेट इज 0.65। जैसे ही आप इस ट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे डेट इज 2.45। वी विल सिंप्लीफाई दिस फार्मूला। जो हमारे पास जितने भी दोनों सब ट्री हैं उनका वेट प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द रूट एलिमेंट, ये मिलके डब्ल्यू आई जे कहलाएंगे, और इस तरह से हमारे पास फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो फाइनल रिकर्सिव फार्मूला है उसमें जो बेस केस है दैट इज क्यू आई माइनस 1 इफ जे इज इक्वल टू आई माइनस 1, जैसा कि हमारे पास लेफ्ट सब ट्री में हुआ। अदरवाइज जो कॉस्ट होगी वो हमारे पास फार्मूला मौजूद है। हम वन बाय वन एक एक नोड को एज अ रूट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट किसके ऊपर आती है। As a third step of dynamic programming, we are now in position to calculate the value of optimal solution. We have same example in which we have 3 keys 10, 15 and 20, and we know the frequencies of keys and dummy keys. For the calculation of optimal value, we will use the same formula that we have defined in the previous step. First of all, we will create 3 two-dimensional tables E, W and R. What is the purpose of these tables? The table E will use to save the value of optimal solution. The W table will contain the weights of keys and dummy keys. So we know that weight is the sum of frequencies of keys and dummy keys. The table R will keep the track of the routes selected using this formula. सबसे पहले W टेबल को फिल करेंगे, जो बॉटम अप फिल किया जाएगा।
We have the formula Wij is equal to Qi minus 1 if j is equal to I minus 1. That is, if j is equal to I minus 1, then we have the base case W10 is equal to Q naught, W21 is equal to Q1, and W32 is equal to Q2, and W43 is equal to Q3. So it means that we have to fill dummy keys in the diagonal. You can see that I have filled the values of dummy keys. So how to calculate the other values? For example, I want to calculate the value of W11. So the value of W11 is equal to P1. So P1 is the frequency of the first key. It says that I have selected the first key as the root element. In that case, I will use the values of previously calculated values. I will use W10 and W21. P1 is equal to zero point 0.3, W10 is equal to 0.05, and W21 is equal to 0.15. The answer is 0.5. So I have filled the values. इसी तरह से बाकी भी values fill की जाएंगी. In case of W12, we have two options for selecting the root, uh, first key or second key. So we can see that W12 is equal to P1 plus W10. Uh, we will have M minus 1 here plus W22. We have M plus 1 here. So we will calculate the value from this formula. We can see the answer is 0.85. So if we select the second key as the root element, then we have the formula P2 plus W11 plus W32. We have M plus 1 here. As we have selected second key as the root element, we can see that the answer is same 0.85. So in case of calculation of W value, you can select any key as the root element. So the answer is 0.85. In the similar manner, you can calculate the other values in the W table. Now let's calculate the value of E table, the estimated minimal cost. In case of diagonal, we have base case. Base case is Eij is equal to Qi minus 1 if j is equal to I minus 1. So in that case, we have to fill the values of dummy keys. You can see I am filling the values of dummy keys, the frequencies of dummy keys. Then how to calculate E11? So E11 should be is equal to Ei comma m minus 1. So m is the root element. So in case of E11, what are the options for selecting the root element? We have only one option, the first key as a root element. So if we have only one option, no need to calculate the minimum value. So E11 is equal to E10 plus E21. So here we have m plus 1 plus W11. The value of E10 is equal to 0.05, and the value of 21 is equal to 0.15. The value of W11 is equal to 0.5. So the answer will be equal to 0.7. The R table will keep the track of the root element that we have selected in the calculation. So we had only one option, the first key as a root element. So we will add 1 as a root element. Similarly, we can calculate the other values E22 and E33. In both cases, we have only one option for selecting the root element 2 and 3. Let's calculate E12. So in that case, we have two options of the root element. In that case, we will calculate the minimum value and use the value that is minimum. So the E12 is equal to E10 plus E22 plus W12. This is the case when the first key is selected as the root element. So E10 is equal to 0.05, E22 is equal to 0.85, and W12 is equal to 0.85.
So answer is 1.75. E12 is equal to 11 plus E32 plus W12. This is the case when the second key is selected as a root element. In that case, we have 0.7 E11, E32 is equal to zero point 0.2 and W12 is equal to 0.85. So the answer is same 1.75. So this is by chance. So you can use any value as the minimum value. I will use the first key as the minimum value. So I have saved the 1 in the R table. Similarly, you can calculate other values. So in case of E13, you will have three options of selecting the root element. So in that case, the second key will give you the minimum answer, as you can see in the R table. This is the pseudocode of optimal binary search tree, the same calculation that we have performed in the previous slide. The procedure optimal BST will have the three inputs P array, Q array, and n integer. The P and Q arrays are 1D arrays. The P array will contain the frequencies of keys and Q array will contain the frequencies of dummy keys. First of all, we will create three two-dimensional tables E, W, and R. This snippet of code will calculate the diagonal of E and W table. That means this is for the calculation of base case. For the other values of W and I, we have the formula Wij here and the formula Eij here. So we have calculation of minimum value of E here. After calculation of minimum value, we save the R value, the value of the key selected for the root element. For the students, it is assignment that you have to implement this pseudocode in any high-level language, Python, C Sharp, Java, or C++. The details of assignments are available on your course website. After calculation the values of optimal binary search tree, we are now in position to construct the solution. We have same R table that was calculated in the third step of DP. Our main problem was to calculate E13. In case of E13, the second key was selected as a root element, that was 15. After adding 15 in the tree, we are left with the two subproblems, two subtree, E11 and E33. In case of E11, the first key was selected as a root element, that is 10. In this case, we are left with the two subproblems E10 and E21. We know in the case of E10 and E21, we are now in the base case, that is equal to dummy key, the D0 and D1. In case of E33, we have selected third key as a root element, that is 20. In this case, we are also left with the dummy keys. We are left with the base case D2 and D3. So this is the end of today's lecture. Thank you.